कोर्ट से मूवेबल वारंट इशू हो गया है। मूवेबल वारंट का मतलब क्या है कि भाई घर का सामान अटैच करने का वारंट इशू हो गया है। हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़े हैं अभी थोड़ी देर पहले, अभी शायद देख भी रहे होंगे, कर्नाटका से। कर्नाटका में बेंगलुरु है, बेंगलुरु से अभी जुड़े हैं। वो सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, अभी मैंने उनको एडवाइस दी है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। आर्बिट्रेशन का रिप्लाई करना जरूरी है, मैंडेटरी है। सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना जरूरी है, आर्बिट्रेशन के नोटिस का। ये जो हमारे साथ आज हमारे क्लाइंट जुड़े हैं, इन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई नहीं किया। आज से लगभग 8-9 महीने पहले इनके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उसका रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते ही हैं कि भाई आप रिप्लाई ना करो। उन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को करके अवार्ड पारित कर दिया, मतलब डिसीजन दे दिया सोल आर्बिट्रेटर ने। हालांकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, लेकिन उसके पास कुछ राइट्स हैं, आपके घर का सामान अटैच करने के, आपका व्हीकल अटैच करने के, आपकी सैलरी 50% अटैच करने के, या आपका अन्य किसी बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड करवाने के। अब वो ऑर्डर जब पास कर दिया, उसके बाद वो सोल आर्बिट्रेटर जो है कोर्ट में चला गया और कोर्ट से अब ऑर्डर आ गए हैं उनके कि भाई इसका सामान अटैच कर दिया जाए। उसको बोलते हैं मूवेबल वारंट, इशू हो गया। अब उनके पास जब नोटिस आया कोर्ट से तो उनको ये पता लगा, उसने सोचा ये, उनको ये नहीं समझ में आ रही है, वो सोच रहा है भाई कोर्ट से नोटिस आ रहा है और इस पे वारंट लिखा हुआ है, तो आम आदमी सोचता है भाई अरेस्ट वारंट इशू हो गया। अरे कोर्ट से बहुत तरह के वारंट इशू होते हैं भाई, एक ही तरह का कोर्ट से वारंट इशू नहीं होता। मूवेबल वारंट, अरे आदमी को मूव थोड़ी करेंगे यार। आदमी का जब भी वारंट इशू होगा, या तो समन होएगा या तो बेलेबल वारंट इशू होएगा, भाई जमानती है आके अपनी बेल करवा लो। नहीं जा रहे हैं तो एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। और जो मूवेबल वारंट आपके पास लिखा रहा है, उसका मतलब वो टेक्निकल वर्ड है कोर्ट के, जो आम आदमी को समझ नहीं आते। उसका मतलब यह है भाई इसके घर का सामान अटैच कर दो। मूवेबल मीन्स जो चल सकता है, मतलब चल संपत्ति। दो ही तरह की प्रॉपर्टी होती है, दो ही तरह के एसेट होते हैं सारी दुनिया में किसी भी आदमी के पास, या तो मूवेबल एसेट या अनमूवेबल, या तो चल संपत्ति या अचल संपत्ति। चल संपत्ति क्या है, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये मूवेबल एसेट है, ये ही अटैच करने के ऑर्डर दिए हैं कोर्ट ने। अनमूवेबल क्या है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ये सब कुछ जो है वो अनमूवेबल है, मतलब वो स्थिर है। भाई ये मकान यहाँ है, यहां से उसको उठा के मुंबई थोड़ी ले जा सकते हैं, तो ये स्थिर ही रहेगा। इसको तोड़ के नया बना सकते हैं, लेकिन इसको पहियों पे ले जाके चरखी दादरी नहीं ले जा सकते, यहां से अन्य किसी स्टेट में नहीं ले जा सकते। तो ये है अनमूवेबल प्रॉपर्टी, अनमूवेबल एसेट। अनमूवेबल एसेट जो है वो कभी भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके वो अटैच हो ही नहीं सकते, उसके राइट्स ही नहीं है, उसके अधिकार ही नहीं है आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर के पास सिर्फ राइट्स और जो अधिकार है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के हैं, जो कि उसने ऑर्डर देके फिर वो कोर्ट से ऑर्डर ले आया है कोर्ट में जाके, और वो अब उनकी अटैच करने के लिए उनके घर आ गए थे। उनकी माता जी ने डर के 1 लाख रुपया उनको दिया है, एनबीएफसी कंपनी है। अब 1 लाख रुपए देने के बाद कुछ टाइम तो वो चले गए, आज की बात है। अब वो हमारे पास आए तो वो कहने लगे सर मैंने एडवोकेट भी कर रखा था। भाई जब पहले कोर्ट से नोटिस आया था, मूवेबल जो वारंट इशू है उससे पहले कोर्ट से समन आया, आओ उन्होंने कोई एडवोकेट कर लिया आज से 3 महीने पहले
कह रहा, मैंने कहा भाई क्या कह रहे हैं फिर वकील साहब, आपके एडवोकेट क्या कह रहे हैं? कह रहा जी वो तो ये कह रहे हैं तो ईएमआई दे दो या सेटलमेंट कर लो। मैंने कहा भाई फिर उसको ये पूछो वकील साहब आप मेरी साइड हो, मैंने आपको फीस दी है, या आप इस एनबीएफसी कंपनी की साइड हो? अरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो आपके गलत होने के बाद भी आपके साथ खड़ा है, उसका नाम है एडवोकेट, उसका नाम है वकील, अगर वो फेयर प्रैक्टिस कर रहा है तो। अगर आप किसी एडवोकेट को जाके ये कहोगे भाई मैंने चक्कू मार दिया, गोली मार दी, मर्डर कर दिया, आदमी मार दिया, फिर भी वो आपके बचाव का तरीका बताएगा, आपको बचाने की कोशिश करेगा। डज नॉट मैटर आप बचोगे कि नहीं बचोगे, एटलीस्ट कोशिश तो करेगा ना, मोरल सपोर्ट तो देगा आपको, लीगल सपोर्ट तो देगा, उसने फीस ले रखी है। तो अब वो कह रहा है क्या करूं? अरे मैं इसमें तो इजिली स्टे मिल जाता है यार, सारे देश में स्टे लेने लग रहे लोग इसमें। आर्बिट्रेशन नाम का, आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं हमारे देश में। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया इनलीगल तरीके से करके कोर्ट में चला गया, तो आप जाके कोर्ट में स्टे ले लो। भाई मेरी माता जी के नाम है सारा सामान, तो मेरे नाम तो कोई सामान नहीं है। तो दिक्कत क्या है कि अब क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर इश्यू हो चुके हैं, अब मैंने उनको बताया भाई अपना एडवोकेट चेंज कर दो। एडवोकेट चेंज करके वो कह रहे जी अब मैं अपने एडवोकेट को क्या कहूं? अरे मैंने कहा यार क्या काम करते हो आप लोग? जी मैं तो सिविल इंजीनियर हूं। तो आप मकान बनाते हो ना, बिल्डिंगों का ठेका लेते हो ना। अगर मेरे को अपनी कोई बिल्डिंग बनवानी है तो मेरे को आपको सिर्फ टेंडर देना है ना, ये तो नहीं बताना बनाओगे कैसे। अगर ये भी बताना तो फिर आपकी जरूरत क्या है। ऐसे ही वकील साहब को ये थोड़ी बताना है स्टे कैसे मिलेगा यार, उसका 12 महीने का रोज का ही काम है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी टांग टूट गई, अब जब टांग टूट जाएगी तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाके ये थोड़ी बताना है कि हड्डी जोड़ दे कैसे, उसको उसका काम थोड़ी सिखाना है यार। वो 12 महीने हड्डी का डॉक्टर है, उसमें कोई खांसी की दवाई लेने थोड़ी आ रहे यार, कॉमन सेंस ही नहीं अपनी यूज कर रहे। भाई मेरी हड्डी टूट गई तो मेरे को जाना है उस डॉक्टर के पास, हड्डियों के डॉक्टर, वो उसका एक्सरे करेगा और वो उसके जोड़ देगा, उसका तो डेली का काम है यार। अब सवाल ये आता है कि भाई मैंने वकील को क्या बताना है? अरे वकील को कुछ नहीं बताना है, नोटिस दिखाना है सिर्फ यार, जो ये समन आया हो कोर्ट से ये दिखाना है और उसको बात बतानी है भैया ऐसे करके हो रहा है जी, एक वकील साहब मैंने करे थे लुका, अब क्या करना? अरे एक एफिडेविट देके एडवोकेट चेंज कर दे, आपकी मर्जी है, आप चाहे 5 एडवोकेट चेंज करो चाहे 25 करो, चाहे आप अपना केस खुद से लड़ो। एक्ट हमारे देश में एक एक्ट है, इसको बोलते हैं सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट। आपको ये राइट्स देते हैं, आपको ये अधिकार देते हैं कि आप अपना केस कभी भी लड़ सकते हैं खुद से भी। आपने एडवोकेट कर रखा है, आप उसको कह सकते हो भाई साहब अब मैं आपसे केस नहीं लड़वाऊंगा, मैं अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, एक एप्लीकेशन दे दो। या आपने कोई एडवोकेट भी नहीं कर रखा, हायर नहीं किया, आप डायरेक्ट भी कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हो। क्या लिखना है? 4 लाइन, भाई मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, जज साहब के पास रिक्वेस्ट डालो और मेरे को परमिशन दे दी जाए। इजिली मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली उनको अब स्टे मिल जाएगा और वो मस्त मजा लेंगे। इसीलिए बार बार बताता हूं, 1000 बार बताता हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आर्बिट्रेटर का नोटिस आने के बाद वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको एडवाइस दे देते हैं, उसका जवाब दे देते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, वो रुक जाता, 8 ऑब्जेक्शन क्रिएट होते हैं, वो रुक जाता, स्टॉप हो जाता, तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जो 1 लाख रुपए की ठगी उनकी माता जी के साथ होगी वो भी नहीं होती। तो इसीलिए बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, किसी भी तरह के कोई भी नोटिस देने की रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरह का। ऐसे तो 1 महीने में 5 भेज देंगे, 1 साल में 65 भेज देंगे, तो क्या 65 नोटिस का जवाब देना पड़ेगा क्या यार? अन्य किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं। अगर करेंगे भी तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, बैंक एनबीएफसी कंपनी से सैलरी मिल रही है। आर्बिट्रेशन में तो आपका पक्ष उनको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का नोटिस भेज रहे हैं भाई हम आपके ऊपर कर देंगे, तो करेंगे ही यार। रिकॉल नोटिस भेज रहे हैं, डिमांड नोटिस भेज रहे हो तो भेजेंगे ही। आप उनके पास 4 लाइन लिख दोगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो मानने लग रही उसने वे, तो ये यूजलेस है, टोटल पैसे का नुकसान है। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।